जी, सभी को नमस्कार। आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आ जाओ भी सारे बच्चे, जल्दी से करते हैं आज फिर अपने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस को। करें क्या स्टार्ट? अच्छा, चलो जी करते हैं फिर। करें स्टार्ट? चलो जी, तो करते हैं हम अपने पहले प्रश्न को कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। बताओ भाई। देखो, एक तो होते हैं स्वर। किस प्रकार से गिनते हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक तो होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। ठीक है, एक तो स्वर हो गए, दूसरे क्या हो गए? व्यंजन। और तीसरे क्या? संयुक्त वर्ण होते हैं ना, हमने वर्णमाला में किए थे संयुक्त वर्ण। और चौथे नंबर पर कौन से थे हमारे? अयोगवाह। चौथे नंबर पर थे अयोगवाह। ठीक है, ये तो चार हो गए। और पांचवें नंबर पर कौन से थे? उत्क्षिप्त वर्ण या द्विगुण वर्ण या विकसित वर्ण। यानी कि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। देखो, स्वर होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, संयुक्त वर्ण आपको पता है 4 हैं। कौन कौन से? श, त्रय, जय और श्रय। ठीक है, स्वर कितने हैं? 11। और व्यंजन कितने हैं? 33। अयोगवाह, ये जो सिर पर बिंदी होती है और जो बराबर में बिंदी लगती है, ये दो क्या हैं? ये अयोगवाह हैं। और उत्क्षिप्त द्विगुण या विकसित वर्ण ये दो होते हैं। एक तो ड और ढ, जिनके पैर में बिंदी लगाकर इनको बाद में विकसित किया गया। ठीक है, तो 33 और 11 44 और 4 48 और 4 52, कुल होते हैं 52। और प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलें आगे। पै वर्ग द्वप फे बे भे मीरे का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है ना, जैसे फ ब भ और म, इनका क्या है भाई? ओष्ठ है। ठीक है ना, ये क्या है? ये ओष्ठ है। ध फ ब भ म। ठीक है, तो इनका क्या है? ओष्ठ है। इनका उच्चारण स्थान क्या है भाई? ओष्ठ है। आगे देखिए, अ ई उ को क्या कहा जाता है? ये पूछ रहा है कि एक अ को, ई को या उ को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, अ, ई और उ को क्या कहा जाता है? बोलो भाई, ये तीनों को क्या बोला जाता है? हर्षव, दीर्घ या प्लुत। और ये बात तो हमने कल भी की थी। अब ये तो आप जल्दी से बता ही दोगे कि इनको क्या कहा जाता है। किस किस को? अ को, ई को और उ को। ठीक है, कितने क्या कहा जाता है? इनको बोला जाता है हर्षव। इनको क्या बोला जाता है? हर्षव। हर्षव कौन से होते हैं? एक तो अ, ठीक है, और एक ई, एक उ और एक कौन सा? री। इन्होंने री को नहीं दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद है दीर्घ। दीर्घ कितने होते हैं? एक तो आ, एक बड़ी ई, एक बड़ा उ, उसके बाद ए, अ, ओ और कौन सा? औ। ये हमारे कौन से हैं भाई? दीर्घ स्वर हैं। और प्लुत स्वर को अब स्वरों की श्रेणी से क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो सबका सही है भाई ए वाला। फिर देखिए, इसके अंदर से शुद्ध बताना है कि दृष्टव्य होता है और या द्रष्टव्य होता है। बताओ कौन सा इसके अंदर क्या है? बताओ भाई, कौन सा आएगा? ए आएगा ना, पक्की बात है। कौन सा आएगा भाई? ए आएगा। ये होता है दृष्टव्य। दृष्टव्य, ये बिल्कुल सही है। दृश्य, दृश्य का मतलब क्या होता है? देखना। आप बोलते हो ना इस तरह से दृश्य। दृश्य का मतलब क्या होता है? देखना। और देखो, वर्तने की दृष्टि से
सही शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का क्या करो, चयन। तो ये तो आसान है भाई, कोई भी बच्चा बता देगा जो हिंदी को पढ़ता है। बताओ जल्दी से। अरे इसमें कुछ भी नहीं है, 1 मिनट का काम है। क्या है, आकर्षण। तो कौन सा आएगा अपना, बी। ठीक है ना। आ क र यहां बोला जाएगा आधा, लगेगा यहां आकर्षण, ऐसे होता है भाई। ठीक है ना। कौन सा शुद्ध है, आकर्षण। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द बताओ। विशेष, विशेष, विशेष। अरे ये तो बता दो जल्दी से, बताओ कौन सा सही है इसके अंदर। ये ए वाला कौन सा बता रहे हो भाई आप, है भाई। चलो अब ये बताओ जल्दी से, बाकी छोड़ो जो हो गया सो। छठा जो प्रश्न है इसका उत्तर बताओ कि इसमें से कौन सा सही है, ए वाला सही है या बी वाला सही है। आप क्या किया करो, जैसे अगर इस तरह का प्रश्न आ जाता है एग्जाम में और आप क्या हो जाते हो, पजल हो जाते हो कि कौन सा सही करें या कौन सा गलत करें। तो मैंने ये बात आपको पहले भी कई बार बताई है कि आप गलत को काटना शुरू कर दो। मतलब आप ये देखो, विशेष ये तो नहीं होता, ये भी नहीं होता, मतलब आप इन दो में सोचोगे ना, फिर आपको पता चलेगा ये भी नहीं होता, कौन सा होता है, ये होता है भाई विशेष। ठीक है ना। वी प्लस में शेष, बिल्कुल सही है भाई, बी। कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम है। ये कह रहा है कि कपिस में कौन सी संधि है। तो आपको मैंने क्या तरीका बताया हुआ है संधि को जानने के लिए। क्या करोगे, संधि विच्छेद करोगे भाई। संधि को जानने के लिए क्या करोगे, संधि विच्छेद करोगे। तो आप क्या करोगे, यहां से बड़ी ई को निकाल लिया, और बड़ी ई किस में बनती है, दीर्घ में। तो हम क्या कहेंगे, ये दीर्घ संधि है भाई। ठीक है। अब इसका मैं संधि विच्छेद भी बता दूं। ई या बड़ी ई में ई या बड़ी ई को मिलाया जाएगा तो बड़ी ई बन जाएगी। यहां पर क्या बच गया, कप, और यहां पर क्या बचा, श। तो क और प। ठीक है। और मात्रा कपी में कौन सी आती है, कपी प्लस में ईश, मात्रा आएगी छोटी, और ईश में मात्रा ई आएगी बड़ी। क्योंकि हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि ईश ईश्वर में बड़ी आती है। सबका सही है बी वाला। सदैव में बताओ कौन सी संधि है, सदैव। अब ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा आपको शब्द के देखने से। हाँ, अगर अपने को सदैव याद हो फिर तो आप 1 मिनट में बता दे कि ये स्वर संधि है भाई। सदैव में कौन सी है, स्वर संधि। 7वें का बी बिल्कुल सही है भाई। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से अय को निकालेंगे। यहां से क्या निकालेंगे, अय को निकाल लेंगे। ठीक है। और अय को निकालने के बाद यहां पर क्या बच गया, सद, और यहां पर क्या बचा, व। तो अय बना कैसे, ए या 1 मिनट ठहरो भाई। अय बना कैसे, ए या आ के बाद अगर ए या अय मिलाएंगे तो अय बन जाएगा। तो सद के साथ ए किसमें से इसके साथ जाएगा, सदा प्लस में एव में ए क्या आएगा, छोटा। तो संधि कौन सी अपनी, ये स्वर संधि। ठीक है ना। कौन सी अभी, स्वर संधि। फिर देखो इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। इस प्रश्न को कैसे करोगे, आप इनको तोड़कर देखोगे भाई। ये बात मैंने आपको बार बार बताई है कि जब तक आप शब्द को नहीं तोड़ोगे, कभी भी ऐसे अंदाजा मत मारना पेपर में। कहीं आप तुक्का मारा हो कि यही लग रही है, चलो यही कर देते। अरे लगने का कुछ नहीं होता। कई बार जो हमें लगता है ना वो हमारा गलत होता है। तो आप कैसे करोगे, संयोग। संयोग का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या बन जाएगा, सम प्लस में योग, सम प्लस में योग। यानी कि ये तो कौन सी संधि है, व्यंजन। कैसे पता चला, मैं के पैर में हलंत लगा हुआ है, व्यंजन संधि है। ठीक है ना। अब देखो मनोहर, मनोहर का संधि विच्छेद बनेगा मन है प्लस में हर। ठीक है ना। तो ये कौन सी है, विसर्ग संधि है। ठीक है। अब नमस्कार, मैंने बताया था कि हमारी हिंदी के अंदर 3 शय है। एक तो शय, शय और से। जब ये तीनों शब्द के बीचों बीच आधे आ रहे हो, जब ये तीनों शब्द के बीचों बीच क्या आ रहे हो, आधे, तो वहां पर संधि कौन सी होती है,
विसर्ग। आप इसका विच्छेद कैसे करोगे? नमः प्लस में कार, तो क्या बन जाएगा? नमस्कार। अब पवन की संधि विच्छेद क्या बनेगा कि पो प्लस में अन, ठीक है, तो यहां से ओ निकाल लिया और यहां से ए, बनेगा क्या? अव। पै रह गया आधा, लेकिन ए जुड़ गया तो आधे को क्या कर देगा? पूरा, ठीक है ना। प व और न, पवन। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें स्वर संधि है, तो डी है। और आप बच्चों ने डी लिखा हुआ है, सबका सही है, भी जिनका डी है। पो प्लस में अन, कौन सा? पवन। तो ये कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि। उसके बाद देखिए, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? क्रय, क्रय का मतलब क्या होता है? खरीदना। आप लोग करते हो ना मैथ में कि एक मेज का क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है। क्रय का मतलब होता है खरीदना, ठीक है। और विक्रय का मतलब क्या हो गया? बेचना। तो ये कह रहा है कि विपरीत अर्थ हो जाए, तो अगर नी लगाएंगे तो निक्रय, ये तो कोई उल्टा हुआ नहीं। प्र लगाएंगे तो परक्रय, ये भी कुछ बात नहीं बनी, ना कोई ये शब्द होता। आ लगाएंगे तो आक्रय, ये कोई मतलब ही नहीं इस बात का। अब ये बनेगा, नेचुरल सी बात है, कितना आसान प्रश्न है। विक्रय, विक्रय का मतलब होता है बेचना। क्रय का खरीदना और विक्रय का मतलब बेचना। बदस्तूर शब्द में उपसर्ग है। बदस्तूर, ठीक है ना, बताओ। ये कह रहा है कि वध है क्या? पहले तो देख लें, बदस्तूर, बदस्तूर, तो इसमें उपसर्ग बै है, क्योंकि बै को निकाला तो दस्तूर बन गया। और दस्तूर क्या मतलब होता है? दस्तूर का मतलब होता है रिवाज। कहते हैं ना, आपने अगर ऐसा शब्द कभी सुना हो कि हमारे ये दस्तूर है यहाँ का, मतलब रिवाज है यहाँ का, ठीक है ना। तो अब अगर बद को निकालेंगे तो सतूर बच जाएगा। सतूर कोई शब्द थोड़ी ना होता है। अगर बदस को निकालेंगे तो तूर बच जाएगा, ये भी कोई शब्द नहीं है, ना ही इसको निकाल सकते। क्या है? डी। आंसर क्या आएगा भाई? डी। तो बै उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखो, उपसर्ग का प्रयोग होता है, कितना आसान है। शब्द के आदि, ये थोड़ा सा गलत है भाई, शब्द के आदि में या शब्द के आरंभ में आएगा। ये जो वाक्य है ना, ये गलत है, यहां से कोई बात नहीं, आप कर देंगे सही। शब्द के ये लो, शब्द के आरंभ में, ऐसे करो इसको, शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में या शब्द के अंत में, तो ये आएगा भी। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आरंभ में होता है। ये तो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग कई बार इस तरह से आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। जब ये टाइप वगैरह करते हैं ना, थोड़ा बहुत गलती वगैरह हो जाती है टाइप करने वाले से, ठीक है ना। ये आएगा शब्द के आरंभ में। उसके बाद देखो, रात दिन में कौन सा समास है? ये कह रहा है कि रात दिन में कौन सा समास है। विग्रह क्या करोगे? रात और दिन। विग्रह क्या करोगे? रात और दिन, है ना। तो बताओ, बीच में क्या आ गया? और आ गया ना, रात और दिन। तो बताओ, अब इसके अंदर अविभाव है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है या द्वंद्व है? कौन सा इसके अंदर? द्वंद्व है। रात दिन में कौन सा समास है भाई? द्वंद्व समास है, ठीक है ना। कौन सा समास है? द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों ही पद क्या है? प्रधान है। द्वंद्व समास वहां होता है जहां पर पूर्व पद व उत्तर पद, जहां पर पूर्व पद व उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है, जहां पर पहला भी प्रधान और बाद वाला भी। तो रात भी प्रधान और दिन भी प्रधान, दोनों प्रधान है भाई। उसके बाद देखो, नील कमल में, अरे ये तो हर रोज आ जाता है नील कमल, है ना। 2 बार पहले भी हमने कर लिया, हर रोज आ जाता है नील कमल में समास बताओ। नील कमल में, तो नील कमल में कौन सा समास है भाई? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, तो कौन सा है भाई? कर्मधारी है, क्योंकि कमल की विशेषता बताई गई कि ये नीला है ना।
कर्मधारय समास वहां होता है जहां पर विशेषण विशेष्य, जहां पर क्या कह रहे हैं कि विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का या उपमान उपमेय का संबंध पाया जाए, संबंध पाया जाए, वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। जहां पर विशेषण विशेष्य का या उपमान उपमेय का क्या पाया जाए, संबंध पाया जाए। फिर एक इसकी विशेषता और होती है कि जब आप शब्द का विग्रह करोगे ना, विग्रह करने पर है जो के समान, है जो के समान और रूपी आता है जो के समान और रूपी आता है भाई, ठीक है ना। विशेषण विशेष्य का या उपमान उपमेय का संबंध हो और विग्रह करने पर है जो के समान या रूपी, यहां देखो है जो आया हुआ है, थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी हो जाए साथ में। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, बताओ। सर्वनाम कहते हैं, अरे नहीं ये तो होता ही नहीं। अलंकार कहते हैं, नहीं। छंद कहते हैं, नहीं। क्या कहते हैं, समास। यहां पर शब्द नहीं आना चाहिए था, पद आना चाहिए था, ये गलती है इस क्वेश्चन में। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नहीं, पदों से। किसे, पदों से। दो अथवा दो से अधिक पदों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करो। मैंने आपको क्या बताया था कि जहां भी तद्भव आ जाए वहां क्या लिख देना, हिंदी। वहां पर क्या लिखना है, हिंदी। यानी कि जो हिंदी का है ना वो बताना है आपने भाई कौन सा है। तो देखो इसके अंदर संयम, संयम तो संस्कृत का शब्द है। संयम तो कौन सा शब्द है, संस्कृत का। कैसे पता चला, ये आया हुआ है, करवाई थी ना पहचान। विस्फोट, विस्फोट वी आ गया तो कौन सा है, ये भी संस्कृत का है। विस्फोट का तो हम धमाका बोलते हैं ना, विस्फोट शब्द। लवण ये भी संस्कृत का है। तो हिंदी का कौन सा है, जन्म। हम जन्म शब्द का प्रयोग रूटीन में करते हैं कि भाई बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चे के जन्म लेने पर उसको इस तरह से रखा जाना चाहिए। तो जो जन्म शब्द है ना वो हिंदी का है भाई, ठीक है ना। आगे देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव, फिर तद्भव पूछ रहा है। तद्भव माना हिंदी का, हिंदी का शब्द पूछ रहा है भाई, ठीक है ना। तो देखो इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं सोचना इसके अंदर। क्या नहीं सोचना कि मैंने आपको बताया था जहां चांद बिंदु आ जाए हमेशा हिंदी का होगा, क्योंकि संस्कृत में क्या बताया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो मेरी बात, कि संस्कृत में चंद्र बिंदु नहीं होता। संस्कृत में चंद्र बिंदु नहीं होता। जिन शब्दों के ऊपर चांद बिंदु लगा हो कभी भी वो शब्द नहीं होते किसके, संस्कृत के। किसके होते हैं, हिंदी के होते हैं। तो मुंह आएगा भाई, मुहा। क्या आएगा, मुहा। जो शब्द एक दूसरे के योग से नहीं बनते, जैसे नाम, कान आदि। ये क्या कह रहा है कि जो शब्द एक दूसरे के योग से नहीं बनते, जैसे नाम हो गया, कान हो गया, इन्हें कैसे शब्द कहा जाता है, बताओ। रूढ़ बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं, या योग रूढ़ बोलते हैं। कौन से शब्द कहा जाता है इन्हें, इन्हें कहा जाता है रूढ़ शब्द। भाई रूढ़ शब्द जो होते हैं वो एक दूसरे के सहयोग से नहीं बनते भाई, है ना। जो रूढ़ शब्द होते हैं वो एक दूसरे के सहयोग से नहीं बनते। तो उनको क्या बोला जाता है, जैसे नाम, कान, इनको रूढ़ शब्द बोला जाता है, रूढ़, ठीक है। चलिए सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक परसर्ग है। मैंने कहा था ना कि कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है। आप चाहे कारक परसर्ग कहो
आप चाहे कारक परसर्ग कहो या चाहे कारक चिन्ह कहो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं होता। इनको परसर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बाद में लगकर बाद में लगते हैं। कारक चिन्ह संज्ञा से क्या लगते हैं? बाद में। सोहन मकान के भीतर है, मकान के क्या है? भीतर है। तो देखो यहां पर के देखो, मकान के क्या है? भीतर है। तो अधिकरण है, संप्रदान तो नहीं है। पहले गलत को काटे क्या? संप्रदान तो नहीं है भाई, क्योंकि ये तो के लिए होता है। कर्म भी नहीं है, क्योंकि इसका चिन्ह को होता है। अपादान अलग होना होता है, तो अपना क्या आएगा? अधिकरण। वैसे तो देखो अधिकरण का जो चिन्ह है ना, वो में और पर होता है, पर कई बार के भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मकान के भीतर है, या हमने कहा सामान डब्बे में है या डब्बे के अंदर है, तो सामान का आधार क्या है? डिब्बा है। तो कौन सा आएगा भाई? ए आएगा, क्योंकि यहाँ और तो कोई फिट ही नहीं बैठता। आप इस तरह से भी कर सकते हो। देखो बच्चों, कई प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे कि आप वहां पर पजल हो जाओगे कि मैडम ने तो बताया था कि अधिकरण में और पर आएगा, अब इसके अंदर के क्यों आ रहा है भाई? है ना, इसमें के क्यों आ रहा है और अधिकरण कैसे है? कई बार हमें सेंटेंस की सेंस देखनी होती है कि अब ये कहना क्या चाहता है, और कई बार कारक चिन्ह आगे पीछे हो जाया करते हैं, वो कोई बात नहीं। अब जैसे इसके अंदर अपादान तो अलग होना है, अलग तो कुछ नहीं हो रहा। अब संप्रदान के लिए भी जिसके लिए कोई काम किया जाए, तो यहाँ मकान के लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा, वो तो मकान के भीतर गया हुआ है, कर्म है नहीं बिल्कुल भी। तो कौन सा आएगा? फिर तो अधिकरण ही अपने पास ऑप्शन है, और तो कोई फिर ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, है ना। आगे देखो, अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए में कौन सा कारक है? ये कल भी आया था प्रश्न शायद अपने पास। ये संप्रदान कारक है, के लिए, ठीक है ना। के लिए में कौन सा है? संप्रदान कारक है, क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को, और कर्ण का होता है से या के द्वारा, से या के द्वारा। अपादान से अलग होना, अपादान क्या है? से, और वो भी कौन सा? अलग होना, अलग होने का भाव बताएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बड़ा आसान है भाई, ये तो आप 1 मिनट में बता दोगे ना। कैसे? मैंने आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए एक रामबाण दिया था, क्या? मेरा और मेरी, ये लगाकर देखो। तो देखो, मेरी दया पुल्लिंग पूछ रहा है, मेरी जड़ता ये भी स्त्रीलिंग है भाई, मेरा घुटना और मेरा बुढ़ापा, तो ये तो दोनों हो गए, फिर ये दोनों ही है भाई, ठीक है ना। मेरा घुटना, मेरी घुटना तो नहीं होता ना, मेरा बुढ़ापा, मेरी बुढ़ापा नहीं होता। फिर आप एक रामबाण और यूज करो, एक रामबाण आप और प्रयोग कर सकते हो। जैसे दया होती है, जड़ता होती है, घुटना होता है और बुढ़ापा होता है। तो अपने दोनों रामबाण फिट आ रहे हैं, तो ये दोनों सही है। अभी इसके अंदर ये गलती है कि एक ऑप्शन जो है ना, दोनों ऑप्शन ही इसके दे रखे हैं, ठीक है। आगे देखिए, रमेश आया और मोहन घर चला गया, यह कौन सा वाक्य है? बताओ। भिन्न वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या अपूर्ण वाक्य? भिन्न वाक्य, ऐसा कोई वाक्य नहीं होता भाई, ये तो ऑप्शन ही गलत है। हिंदी के अंदर भिन्न वाक्य कभी भी नहीं होता। कभी सुना है क्या आज तक भिन्न वाक्य? यानी कि भिन्न वाक्य नहीं होता। अपूर्ण वाक्य, ये जो पूरा ना हो, ये तो पूरा है भाई। अपूर्ण का मतलब क्या? कि जो पूरा ना हो, लेकिन ये तो क्या है? पूरा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। अब देखो, सरल है या संयुक्त है? तो संयुक्त है भाई, क्योंकि संयुक्त वाक्य वो होते हैं जहां पर देखो, एक सरल वाक्य रमेश आया और दूसरा कौन सा? मोहन घर चला गया। यहां पर ये दोनों क्या हैं? दोनों सरल वाक्य हैं। मैंने कहा मोहन आया, तो एक सरल वाक्य है ना। अब इसके अंदर कोई कंफ्यूजन वाली तो बात ही नहीं है ना। मैं कह दूं मोहन आया, आप कहोगे हाँ जी मैडम बिल्कुल आया, अच्छी बात है।
फिर मैं कह दूं सोहन घर चला गया, नहीं मोहन घर चला गया तो सही है, रमेश आया मोहन घर चला गया। और हमने बीच में क्या जोड़ दिया, और जोड़ दिया। तो और क्या है, और यहां पर और समुच्चय बोधक है, और यहां पर क्या है, समुच्चय बोधक है, ठीक है ना, समुच्चय बोधक है, यानी कि जो दो सरल वाक्यों को जोड़ने का काम करे। तो देखो संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जहां पर एक सरल वाक्य, एक क्या सरल वाक्य, और प्लस में दूसरा सरल वाक्य, जहां पर दो सरल वाक्यों को जोड़ा जाएगा किसके द्वारा, किसी समुच्चय बोधक के द्वारा। समुच्चय बोधक होते हैं और, किंतु, परंतु, अथवा, या, वा, ये समुच्चय बोधक होते हैं भाई, ठीक है। तो सी आएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है, अब बताओ। इस तरह से प्रश्न पूछेगा आपसे एग्जाम में, कि ये पूछ रहा है कि इन वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य के बारे में पूछ रहा है। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य तीन प्रकार के होते हैं ना। तो मिश्र वाक्य कौन से होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। जहां पर एक तो प्रधान उपवाक्य होगा, ठीक है ना, जहां पर एक तो प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा कौन सा, आश्रित उपवाक्य होगा। जहां पर एक तो प्रधान होगा और दूसरा क्या होगा, उसके आश्रित होगा। तो परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, ये तो नहीं है। क्यों, ये किस प्रकार का वाक्य है, ये सरल वाक्य है भाई। ये किस प्रकार का वाक्य है भाई, ये एक सरल वाक्य है, ठीक है। क्या कभी परिश्रम के बिना भी छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं, ये भी एक सरल वाक्य है। ये भी कौन सा है भाई, सरल वाक्य है। उसके बाद उसने परिश्रम किया और इसलिए वह परीक्षा में सफल हो गया, ठीक है ना। और इसलिए, उसने परिश्रम किया और इसलिए, ये तो बिल्कुल गलत है यहां से, ठीक है ना, ये तो गलत बात है। और इसलिए का क्या मतलब है, उसने परिश्रम किया और इसलिए वह परीक्षा में सफल हो गया, नहीं आएगा, गलत है ये। अपना आंसर क्या होगा, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी, तो डी आएगा अपना। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद होगा, कि जो वाक्य संबंध बोधक से शुरू होंगे, संबंध बोधक से शुरू होंगे, उनके अंदर जो ये पहले वाला होगा ना, जो परिश्रम करेंगे, ये तो हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। और जो ये बाद वाला है ना, बाद वाला, उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी, ये प्रधान उपवाक्य है भाई। ये क्या है, ये प्रधान उपवाक्य है। जो वाक्य संबंध बोधक से शुरू होते हैं, जो, उसने, जो, वो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, उसमें पहले वाला तो आश्रित होता है और बाद वाला प्रधान होता है। लेकिन जब हम यूं कहते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा कि, तो इसमें पहले वाला प्रधान है, सत्य और अहिंसा का पालन करो, ये आश्रित है भाई, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा अपना, सी। अरे सी क्यों किया है तुमने, सी किस लिए कर दिया आपने, डी आएगा। उसने परिश्रम किया और इसलिए वह परीक्षा में सफल हो गया, ये तो वाक्य गलत है भाई, सी नहीं आएगा, ठीक है ना। आगे देखो, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मैंने करवाया था ना कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है ना। कौन से होते हैं, 8 प्रकार के। तो बताओ कौन सा नहीं होता। एक तो है विधानार्थक, निषेधात्मक, निषेधात्मक तो होता है भाई, है ना, ये तो होता है। प्रश्न बोधक, अज्ञार्थक, संदेहात्मक, ये भी होता है, ठीक है। और विधानार्थक यानी कि विधानवाचक, ये भी होता है। विधानार्थक माना विधान के अर्थ में, ये नहीं होता। प्रश्न बोधक, अज्ञार्थक, ऐसा तो कोई वाक्य नहीं था भाई। प्रश्नवाचक तो अलग होता है और अज्ञावाचक अलग होता है, एक तो नहीं होता प्रश्न बोधक अज्ञार्थक। एक नहीं होगा तो अपना आंसर कौन सा आएगा, सी आएगा भाई। आया क्या समझ में। एक कौन सा बच्चा कह रहा है भाई, एक कैसे कर दिया आपने, विधानार्थक।
आप विधानवाचक कह दो या विधानार्थक, विधान के अर्थ में, दोनों बात हो सकती है ना, दोनों बात हो सकती है। विधानार्थक या विधान के अर्थ में या विधानवाचक, है ना भाई मोनिका, दोनों बात नहीं हो सकती क्या? आप विधानार्थक भी बोल सकते हो कि विधान के अर्थ में, जिनका प्रयोग विधान के अर्थ में किया जाए, यानी कि जो सिंपल वाक्य होते हैं। और ये प्रश्न बोधक अज्ञार्थक तो नहीं होता कोई, ये तो एक मिलाकर लिखा हुआ है ना, अलग अलग तो होते हैं, प्रश्न बोधक भी होते हैं और अज्ञार्थक भी होते हैं, पर ये एक तो नहीं होता, इन्होंने एक मिलाकर लिखा हुआ है। समझ में आया क्या मोनिका? आया क्या समझ में? चलो जी, गर्दन उठाना, इसका क्या अर्थ है? गर्दन उठाना, निरादर करना नहीं, नाराज होना नहीं, निंदा करना नहीं, प्रतिवाद करना। प्रतिवाद करना का मतलब क्या? भी दूसरे का जो वो कह रहा है ना, ठीक है ना, जो कह रहा है उसके खिलाफ बोलना। कहते हैं ना भाई, अरे कदे तो गर्दन उठानी पड़ेगी, हमेशा ही दबने से तो काम नहीं चलेगा, इस तरह से बात करते हैं ना हम लोग। भी हमेशा दबने से काम नहीं चलता, कभी तो गर्दन उठानी पड़ेगी बोलने के लिए। तो प्रतिवाद करना, प्रतिवाद माना जो दूसरा गलत कह रहा है ना उसको जवाब दे देना, ठीक है। फिर देखिए आगे, निम्नलिखित मुहावरों के उपयुक्त अर्थ दिए गए विकल्पों में से छांटिए। टका सा जवाब दे देना, टका, टका कौन सा आएगा? इतने आसान तो बता दिया करो फटाफट, है भाई, इतने आसान तो बता दिया करो। तो देखो, घूस देना नहीं, बहाना करना नहीं, निरुत्तर कर देना नहीं, साफ इंकार कर देना। जैसे आप बोलते हो ना कि मैंने मोहन से जब किताब मांगी तो उसने टका सा जवाब दे दिया, मतलब साफ साफ मना कर दिया, भाई किताब नहीं दे सकता, मेरे को भी पढ़ना है, साफ साफ जवाब दे दिया, ठीक है ना। तो साफ इंकार कर देना कौन सा आएगा? सी आएगा। कलेजा ठंडा होना, ठंडा पानी पीना, अरे नहीं। प्राण त्यागना नहीं। फिर अलग होना नहीं, संतोष होना, ये आएगा। ठंडा पानी पीना नहीं होता कलेजा ठंडा होना। जैसे कहते हैं ना, अरे मैंने तो अपने बेटे को 1 महीने बाद देखा, आज उसको गले लगाकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। ऐसे वाक्य में प्रयोग करके देख लिया करो थोड़ा सा उसको, अगर किसी में कंफ्यूजन हो जाए तो, है ना। जैसे अरे आज तो बस कलेजा ठंडा हो गया, मतलब मुझे संतुष्टि हो गई। ठंडा पानी पीने से कलेजा ठंडा नहीं होता, जब अपने को खुशी होती है ना किसी बात की, तब कलेजा ठंडा होता है ना। जैसे कि नौकरी लगने के लिए वह बहुत प्रयास कर रहा था, आज लग गया तो मेरा भी कलेजा ठंडा हो गया, भी नौकरी लग गया, है ना। मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ है, मांगे भीख पूछे गांव की जमा, ठीक है ना। अपनी असलियत भूलकर बात करना और निराला ढंग सेखी भगाड़ना, या इनमें से कोई नहीं। कहता है भीख तो मांग रहा है और ये पूछ रहा है गांव में कितना का पैसा है, मैं मतलब उसका हिसाब किताब ले रहा है। पूछे गांव की जमा, गांव की जमा का मतलब होता है कि जितनी जमा पूंजी है ना गांव की, उनके बारे में बातचीत कर रहा है और मांग रहा है भीख। तो इसका मतलब अपनी असलियत तो भूल गया और बात करता है बड़ी बड़ी। निराला ढंग नहीं होगा, सेखी बगाड़ना भी नहीं होगा। तो क्या होगा कि अपनी असलियत भूल कर बात करना। ज्यादातर इसी तरह के जो लंबे होते हैं ना वाक्य, वही होते हैं ज्यादातर। फिर देखिए, कोई इर घाट तो कोई बिर घाट, बेकार दखल देना नहीं, तालमेल ना होना नहीं, और तितर बितर होना ही आएगा। बेमेल काम करना भी नहीं होगा। क्यों? बेकार दखल देना ये नहीं होगा ना, बेकार में दखल देते हैं। तो कोई इर घाट कोई बिर घाट, मतलब कोई इस घाट पर है तो कोई उस घाट पर है, ये मतलब है कि कोई इस घाट पर है तो कोई उस घाट पर है। तो हम क्या कहेंगे कि तितर बितर हो गए सारे, कोई यहाँ रहता है, कोई इर घाट रहता है, कोई बिर घाट रहता है। जैसे बोल देते हैं ना कि अरे बस आजकल नौकरी पेशा के चक्कर के अंदर ऐसा ही सभी के घरों में हो रहा है कि कोई इर घाट और कोई बिर घाट, मतलब कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है।
पहले नौकरी वाली कोई समस्या थी नहीं, परिवार संयुक्त परिवार होते थे, सारे इकट्ठे रहते थे। लेकिन आजकल कोई इरघाट, कोई बिरघाट, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, बेटा कहीं रह रहा है, माँ बाप कहीं रह रहे हैं, है ना। इस तरह की जो है वो समस्या समाज में आ चुकी है, ये नौकरी वगैरह के कारण। अपनी डफली अपना राग, बताओ कितना आसान है। अपनी डफली अपना राग, आजाद होना नहीं, ऐसा तो नहीं भाई, सुनवाई ना होना नहीं, बनावटी प्रेज नहीं, ये सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। कहते हैं ना कि बेर घर तब टूटता है जब सबकी अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग, है ना। ऐसे बोलते हैं ना कि अगर एक घर में अगर एक बड़े की चलती है ना, घर में जो बड़ा होता है तो वो घर से ही चलता है। इस तरह से आप बात करते हैं, अरे अपने जो आम जीवन है ना इससे उदाहरण ले लिया करो। लेकिन जब घर में अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग हो जाता है ना तो घर टूटने लग जाता है भाई, है ना। उसके बाद देखिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने विस्मय दिया हुआ है, और विस्मय क्या है, एक स्थायी भाव है। मैंने आपको बताया था कि जो रस होते हैं ना, हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है भाई। और जो स्थायी भाव वो होते हैं जो मन में हमेशा क्या रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, जो मन से कभी भी बाहर नहीं जाते, वो क्या होते हैं, वो स्थायी भाव होते हैं, जो मन से कभी भी बाहर नहीं जाते। तो देखो विस्मय, विस्मय का क्या होगा, विस्मय आश्चर्य अद्भुत, अद्भुत रस आएगा। हास्य का क्या है भाई, हास, ठीक है ना। और विभाव और उद्दीपन ये तो अलग ही चीज आ गई। उद्दीपन तो फिर वातावरण हो गया और विभाव अलग ही चीज है। तो इन दोनों ये तो हो ही नहीं सकते बिल्कुल भी। अब इन दोनों में से हास्य का तो होगा नहीं। हास्य का मतलब क्या, हास, तो कौन सा आएगा, अद्भुत। विस्मय अद्भुत रस होता है भाई। रस कौन सा होता है, अद्भुत, यहां पर लिख देती हूं। और इसका स्थायी भाव क्या है, विस्मय या आश्चर्य। विस्मय या आश्चर्य किसका, ठीक है ना, अद्भुत का। ठीक है, चलें आगे। अगला है, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, कितना आसान है, ठीक है ना। किलक अरे मैं नेह निहारूं, किलक का मतलब किलकी। जब छोटे बच्चे किलकी मारते हैं ना, कहते हैं कि मैं उसको निहार रहा हूं। और इन दांतों पर मोती वारूं, इतने छोटे छोटे सुंदर सुंदर दांत हैं। बच्चे के दांत कैसे होते हैं, जिनको आप बोलते हैं ना दूध के दांत होते हैं। तो दूध के दांत कैसे होते हैं, जैसे मुंह के अंदर मोती हो छोटे छोटे, है ना। बाद में तो दांत मुंह के अनुसार बड़े बड़े आ जाते हैं भाई, है ना। जब बच्चा 6-7 साल का होता है फिर दांत बड़े बड़े आ जाते हैं। ये उन दांतों के बारे में बात हो रही है। क्या कह रहा है कि इन दांतों पर मोती वारूं, कौन सा रस है यहाँ पर, वत्सल। वत्सल का मतलब क्या, वात्सल्य रस। मैंने आपको करवाया था ना, वात्सल्य रस है भाई। यानी कि संतान के प्रति प्रेम यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। करुण, करुण का मतलब क्या होता है भाई, करुण, करुण का स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है ना। करुण तो रस है, करुण तो क्या है, रस है। और शोक क्या है, इसका स्थायी भाव है। तो यहां पर कोई दुख की तो बात ही नहीं है भाई। क्रोध, क्रोध का जो रस है वो कौन सा होता है, रौद्र, तो गुस्से की कोई बात नहीं है। उत्साह का क्या होता है, वीर, यहां पर वीरता की भावना भी नहीं दिखाई दे रही। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर डायरेक्ट नहीं आता ना तो गलत को काट लिया करो, काट लिया करो। मैंने ये बात बहुत बार कही आपको, गलत को काट दो, सही तक पहुंच जाओगे। ना तो इसके अंदर कोई क्रोध की बात है, ना कोई वीरता की बात है, और ना ही कोई शोक दुख की बात है। इसमें तो वात्सल्य रस है, बच्चे के प्रेम का, बच्चे के प्रति प्रेम का वर्णन है भाई। अति मलिन विष भानु कुमारी, अधोमुख रहती उर्द नहीं, चिवतती जो गत हारे थकित जुआरी। छूटे चिहुर बदन कहूँ मिलाने, जो नलिनी हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, कितना आसान है, कितना आसान है भाई। इसको ध्यान से पढ़ो, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्या लिखा हुआ है दोबारा। अति मलिन वृष भानु कुमारी, वृष भानु कुमारी कौन होती है, राधा,
ठीक है ना। राधा जी को कहा गया है कि वृष भानु कुमारी अधोमुख रहती उर्द नहीं चितवती जो गत हारे थकित जुआरी। यानी कि राधा जी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अगर आपको एक एक वर्ड की नहीं आती ना इसके अंदर हिंदी, तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आपको एक एक शब्द की इसके अंदर हिंदी आए। बस आपको थोड़ा सा भाव पकड़ना है इसके अंदर। छूटे चिहुर बदन को मिलाने जो नलिनी हिमकर की मारी। तो कौन सा रस है इनके अंदर कि जो श्रृंगार तो है, पर श्रृंगार का भी कौन सा रस है? हरे थकित जुआरी, ये श्रृंगार रस है भाई। रहती उर्द नहीं छूटे चूहर बदन को मिलाने, श्रृंगार रस है भाई। और वैसे ये जो विप्रबल श्रृंगार होता है ना, ये बहुत गहराई का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इस तरह का आता नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ये तो करवाया हुआ है आपको बहुत बार। नहीं विकास यही काल अली कली से ही बंदयो आगे कौन हवाल। तो इसमें कौन सा छंद है? छंद का टॉपिक मैं आपको करवा चुकी। ठीक है, तो दोहा है या चौपाई है, बरवे है या रोला है, ये दोनों मैंने आपको नहीं करवाए, ना ही एग्जाम में आएंगे। इनके बारे में बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 है इसमें। तो आगे देखें, 1 2 3 14 13 होंगी ये। नहीं पर एकदम एक यहाँ पर। चलो आगे देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 और 13 14। ठीक है, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 11। यानी कि यहाँ पर लगभग 13 11 13 11 का सीक्वेंस बन रही है भाई, है ना। तो कौन सा होगा? दोहा होगा भाई। 14 किसी में 14 बन रही है तो कोई बात नहीं, अरे ये दोहा है। जैसे मैंने आपको नहीं करवाया हुआ, आप याद करो थोड़ा सा। मैंने आपको कहा था कि बिहारी नाम के एक जो कवि हुए हैं, ठीक है, और इन्होंने क्या लिखी थी, अपने जीवन काल में एक ही किताब लिखी थी। वो कौन सी? बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713। मैंने कहा था 713 दोहे हैं, तो ये दोहा है भाई। और ये बिहारी कवि का लिखा हुआ है। कैसे? ये करवाया तो था आपको। कौन से अलंकार में? अनियोक्ति में, कि ना ही पराग ना ही मधुर मधु ना ही विकास यही काल अली कली से ही बंदयो आगे कौन हवाल। करवाया था ना अनियोक्ति में। अरे याद है कि नहीं? यह सारा कुछ साफ हो गया, याद है ना? करवाया था ये। तो मैंने ये कहा था कि ये दोहा बिहारी कवि ने लिखा था। ठीक है, चलो जी आगे। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, ठीक है ना। तो ये इतना गहराई का क्वेश्चन मत करो, इसको कोई जरूरत ही नहीं है करना। दोहे से जो उल्टा है ना, वो वैसे रोला होता है, इसमें दिया नहीं हुआ, छोड़ो इसको। अगला चलो। छंद मत पूछ रहे हैं। सुन सिए सत्य असीम हमारी पूजे ही मन कामना तुम्हारी, ये भी आपका काम का नहीं है। आगे चलो। चरण कमल बंदो हरि राई, बंदो है ये और हरि राई, इसमें पूछ रहा है। चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? तो ये तो बड़ा आसान है। चरण कमल बंदो हरि राई, हरि राई कि मैं भगवान के चरण रूप कमल रूपी चरणों की क्या करता हूं? वंदना। तो इसमें कौन सा अलंकार है भाई? रूपक है, क्योंकि क्या आ गया? कमल रूपी चरण, ठीक है ना। चरणों को क्या माना हुआ है? कमल माना हुआ है। ठीक है। कनक कनक ते सो गुणी मादकता अधिकाय, ये तो बड़ा आसान है। वाह खाए बोराए नर वह पाए बोराए, यमक है भी इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कौन सा है? यमक। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम और शरीर, वैसे इसमें उल्लेख अलंकार है, पर ये आपको मैंने नहीं करवाया हुआ, क्योंकि ऐसा एग्जाम में नहीं आता इतना गहराई का,
क्योंकि उल्लेख किया गया है श्याम के शरीर का कि नया है, सुंदर है श्याम का शरीर। ठीक है, तो आज तो हमने बहुत सारे लगभग 40 ना 39 क्वेश्चन कर लिए। आज तो हमने बहुत सारे कर लिए भाई। ठीक है, तो चलिए जी, आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।